लॉक कर दिया गया किसने? So in the last class we have gone through nature and scope of political science. ये देखा था, ठीक है। उसके बाद अप्रोचेस हमने देखे थे, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये दो हो चुका ना, दैट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस और दैट इज स्कोप अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। नेचर एंड स्कोप हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट आर द नेचर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब नेचर क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स है या साइंस है? तो वी हैव गॉन थ्रू वेरियस स्कोप, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स कैसे है और ये साइंस कैसे है, ठीक है। वी हैव गॉन थ्रू दिस। उसके बाद हमने देखा था अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हमने दो स्कोप देखे थे, कौन कौन सा? फर्स्ट अप्रोच वाज, यस इट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच, traditional approach, and second was it is modern approach, modern approach. Traditional approach basically it was divided into various types. कौन कौन से टाइप के थे ट्रेडिशनल अप्रोच? यस इट वाज हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल। दूसरा फिलोसॉफिकल अप्रोच, थर्ड इंस्टीट्यूशनल, नेक्स्ट लीगल, और बस। तो दिस वर द फोर अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट हमने मॉडर्न अप्रोच में दो अप्रोच देखे थे, कौन कौन सा? दैट इज बिहेवियरल एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। उसके बाद क्या था? यस सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। यही तो था। तो दीज वेर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे। बिहेवियरल हो गया था, पोस्ट बिहेवियरल भी हो गया था, स्ट्रक्चरल सिस्टम अप्रोच नहीं हुआ था, हाँ नहीं हुआ था ना। तो इसको थोड़ा पहले देख लेते हैं। अच्छा, एनी डाउट बिहेवियरल अप्रोच क्या है? एनीवन? व्हाट इज बिहेवियरल अप्रोच? पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस है? यस। पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा रेलेवेंट करने के लिए इसे किसने दिया था बिहेवियरल अप्रोच? इट वाज गिवन बाय डेविड एस्टन। और डेविड एस्टन ने क्या बोला था कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को सस्टेन करना है या अगर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको साइंस के संग लिंक करना पड़ेगा। मतलब वी नीड टू इंक्लूड वेरियस थिंग्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन साइंस। तो वही चीज हम लोग इस बिहेवियरल अप्रोच में भी डालेंगे। उसमें 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन भी बोला था डेविड एस्टन ने। कौन कौन सा था 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन? यस 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन। कौन कौन सा था? दैट इज नंबर 1 यस रेगुलरिटीज, दूसरा
वेरिफिकेशन, नेक्स्ट क्वांटिफिकेशन, देन प्योर साइंस, देन वैल्यू न्यूट्रल, देन इंटीग्रेशन, सिस्टमेटाइजेशन एंड टेक्निक। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जो डेविड स्टन ने डाले थे और बोले थे कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस को अगर हमें बचाए रखना है और मेंटेन करना है, देन वी नीड टू इंक्लूड दिस कंसेप्ट इन द पॉलिटिकल साइंस। इसको हमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर में डालना पड़ेगा, तभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस को बचा सकते हैं, या तभी ये पॉलिटिकल साइंस यूजफुल हो सकता है और इसका यूज हो सकता है इन प्रेजेंट वर्ल्ड में, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। Getting it? So this 8 intellectual stone was basically given by David Stern. कहां पर? इन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, आपका, ठीक है, उसमें उन्होंने ये दिया था। क्लियर है? लिख लो एक बार से इसको। अच्छा, आपने जिसने नहीं लिखा था आप लिख लो फिर, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। ये क्या बोलता है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में? यस, हुआ क्या था कि पॉलिटिकल साइंस बिकम मोर साइंस देन द एक्चुअली आर्ट। मतलब पॉलिटिकल साइंस जिस चीज से डील करता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, वही खत्म हो रहा था, और उसको बचाने के लिए डेविड स्टर्न ने ही इसका अगेंस्ट मतलब क्रिटिसिज्म किया था पॉलिटिकल साइंस का, और क्या बोला था कि जो बिहेवियरल अप्रोच है वो आमतौर पे क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के मेन जो कंसेप्ट है, वैल्यूज है, उसको ही खत्म कर दे रहा है। एंड वी नीड टू इंक्लूड वैल्यूज इन द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमें वैल्यूज को इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन मतलब मेक इट स्टेबल और सस्टेन इट, बचा सकते हैं इसको। तो अगर हमें इसको बचाना है, सस्टेन करना है, देन वी नीड टू इंक्लूड वैल्यूज, और यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज की बात की गई थी, ठीक, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस मोर क्या हो गया था, साइंस हो गया था रादर देन द आर्ट, और ये मेन अपना जो टच था वही खो दिया था। और उन्होंने एक कंसेप्ट बोला था इसका कि इट इज अ मैड क्रेज फॉर साइंटिफिज्म। ये क्या है? एक मैड क्रेज ऑफ साइंटिफिज्म है, और वो गलत है। ठीक है, क्लियर है वाला पॉइंट सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज सिस्टम अप्रोच। हेडिंग डाल लीजिए, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, देखो थोड़ा समझो इसको। देखो सिस्टम अप्रोच में क्या बोलता है, चलो इसको हटा देना, देख लिए। सासो नाम है ना इसका, सासो नाम है ना, हेजन, अरे अभी तो ऐसा हो गया ना कि वहां के बच्चों का नाम याद कर करके ना सब नाम एक ही टाइप का लगता है। हाँ, देखो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि सिस्टम अप्रोच, बेसिकली जो ये इन्वायरमेंट है, ये पूरा जो इन्वायरमेंट है, ये एक सिस्टम की तरह काम करता है, सिस्टम की तरह काम करता है, और ये सिस्टम अपने आप को ही एक फीडबैक देता है। कहने का मतलब ये होता है कि इस सिस्टम के अंदर में ही, ये पॉलिटिकल साइंस काम कैसे करता है, बोलता है कि इस सिस्टम के अंदर में ही डिमांड और सपोर्ट क्रिएट होता है। मतलब देयर इज ए पॉपुलेशन, लोग हैं यहाँ पर, जनता, एंड ये जनता क्या करेगी, दे
डिमांड फॉर सर्टन थिंग्स, डिमांड फॉर सर्टन थिंग्स, कुछ डिमांड करेंगे। इस डिमांड को सपोर्ट करेगा जो वहां का कुछ पॉलिटिकल सिस्टम होगा। दैट पॉलिटिकल सिस्टम विल क्रिएट ए सपोर्ट फॉर दिस डिमांड। पहले सुन लो फिर बताते हैं, लिखना। मतलब कॉमन जनता है, वो लोग क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा कि हमें रोड चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें ब्रिजेस चाहिए, रिवर चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, हर एक चीज, या प्लेग्राउंड चाहिए, या सीए चाहिए, या सीए नहीं चाहिए, असम अकॉर्ड चाहिए, असम अकॉर्ड नहीं चाहिए। तो दीज आर द डिमांड विच इज क्रिएटेड बाय ए पब्लिक, जो पब्लिक ये डिमांड क्रिएट करता है। इस डिमांड को सपोर्ट करता है कौन, जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां का जो अपोजिशन है, वहां के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, इस डिमांड को क्रिएट मतलब सपोर्ट करेंगे कि ठीक है, हाँ हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि यू शुड हैव दिस, और हम लोग आपको होके गवर्नमेंट से बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों सिस्टम बना, ये क्या बना, दिस आर द इनपुट। ये क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट क्रिएट करेगा। दिस इनपुट विल पुट ए प्रेशर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में ये प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम अपने ये डिमांड और सपोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन कितना स्ट्रांग और कितना स्ट्रांग डिमांड है और कितना स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके हिसाब से दे विल मैनिपुलेट एंड दे विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। यही तो करेगा वो, प्रोग्राम और क्या बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा। ये प्रोग्राम और पॉलिसी ये जनता में जाएगी, एंड दीज आर बेसिकली द आउटपुट। ठीक है, तो जो भी डिमांड और सपोर्ट यहां क्रिएट हो रहा है, ये डिमांड और सपोर्ट विल गो टू एक्ट एज ए इनपुट, और ये इनपुट काम कहां करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम पे। पॉलिटिकल सिस्टम उस डिमांड और सपोर्ट को लेगा और उसको मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेट करके क्या बनाएगा, कन्वर्ट किसमें करेगा, प्रोग्राम और पॉलिसीज में। ये प्रोग्राम और पॉलिसी से क्या होगा, आउटपुट होगा। एंड दिस आउटपुट, जो भी आउटपुट यहां पर जनरेट होगा, ये जनता उसको लेगी। मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, जो जनता को वहां पर मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये जो आउटपुट यहां पर मिल रहा है, दिस आउटपुट विल फर्दर गिव ए फीडबैक टू द पीपल। ये फर्दर क्या देगा, फीडबैक देगा जनता को कि ठीक है, ये अब रोड तो बन गया, अब हमें चाहिए बगल बगल में फुटपाथ चाहिए, या सीए बन गया तो हमें कुछ दूसरा पॉलिसी चाहिए। तो दिस सिस्टम, दिस डिमांड, सपोर्ट, इनपुट, पॉलिटिकल सिस्टम, प्रोग्राम, पॉलिसीज, इट विल एक्ट एज ए आउटपुट। और ये आउटपुट ही किस तरह से काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए फीडबैक मैकेनिज्म टू द फर्दर क्रिएशन ऑफ न्यू डिमांड। यही क्या करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करेगा, और ये क्या क्रिएट क्या करेगा, फर्दर डिमांड। क्लियर है बहुत। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपस में काम करता है, और ये सिस्टम ही क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस को चलाता है। मतलब इट इज ऑल अबाउट द डिमांड एंड सपोर्ट एंड हाउ दोस डिमांड एंड सपोर्ट कन्वर्ट इनटू द प्रोग्राम एंड पॉलिसी। प्रोग्राम और पॉलिसीज में कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, ये डायग्राम एक बार बना दो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। हाँ लोग करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन, दिस विल बी क्रिएटेड बाय द ऑपोजिशन। Opposition, and this will be created by the people, common people. थोड़ा सा लिख लेते हैं। System approach belongs to the categories of modern approach. System approach belongs to the category of modern approach. Belongs to the category of modern approach. This approach makes an attempt. This approach makes an attempt. This approach makes an attempt. Makes an attempt to explain the relationship. To explain the relationship. To explain the relationship of political life. With other aspects of social life. With other aspects of social life. The idea of a system was originally borrowed from biology by Calvert Parsons. Biology by Calvert, borrowed from biology by Calvert, Calvert, Calvert Parsons. This teacher है sociologist है Calvert Parsons. Who first popularized the concept of social system. Who first popularized the concept of social system. Social system. Later on, David Eston further developed the
concept of later on David has further developed the concept of political system, further developed the concept of political system, according to which a political system operates within, according to which a political system operates within the social environment, and accordingly it is not possible to analyze political events. It is not possible to analyze political events in isolation from other aspects of society. In other words, influence from the society. Be it economic, religious, social, or political events led to influence the or shape the political processes. That is the system approach. Is developed by David Easton. Which states that political science operates within an environment. In which the environment generates demands from. Different sections of the society. Such as demand for reservation, in the matter of employment, demand for better conditions of work, demand for better conditions of work, demand for better health facilities,
demand for better health subsidies, comma, demand for better transportation, demand for better transportation, etc. etc. Different demands have different level of support. Different demands have different level of support. And both demands and support constitute the input ठीक है। तो दोनों डिमांड और सपोर्ट क्या बनाता है? इनपुट बनाता है। फुल स्टॉप। द पॉलिटिकल सिस्टम रिसीव्स दिस इनपुट, the political system receive this input from the environment full stop. After taking various factors into consideration, the government decides to take action on some of this demands while others are not acted upon. समझ में आ रहा फैजल आपको? पक्का? Others are not acted upon. Full stop. Through the conversion process, the inputs are converted into output. Inputs are converted into output by the decision makers in the form of policies, comma, decision, comma, rules, comma, regulation and laws. ठीक है, यही तो बनता है ना कन्वर्ट होके। नेक्स्ट, द आउटपुट फ्लो बैक into the environment, through a feedback mechanism which gives rise to fresh demands,
first demand. Accordingly, it is a cyclical process. Accordingly, it is a cyclical process. ठीक है, समझ। तो दीज आर द अप्रोचेस, ये अप्रोच है। और ध्यान रखना ये अप्रोच बहुत बार पूछा गया है, व्हाट आर द सिस्टम अप्रोच। तो दिया किसने था, ये कहाँ से आया? इट इज बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम द बायोलॉजी अप्रोच बाय द टालकेट पर्सन से आया, और दिया इससे किसने? दैट इज डेविड एस्टन ने। मतलब बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में जितना भी चीजें, जितना भी मॉडर्न अप्रोच है, उसमें मोस्टली कहीं ना कहीं डेविड एस्टन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक बार देख लो, एनी डाउट इफ यू हैव कैन आस्क। हाँ, और तो हाँ, बायोलॉजी साइंस। अरे बायोलॉजी का ही है, कैसे? हाँ कह सकते इकोसिस्टम भी है, बट ये बायोलॉजी से भी है। बायोलॉजी में कैसे लिंक करेगा टारगेट पर्सन? विच विल बी द मतलब कंट्रोल यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट बायोलॉजी में? हाउ यू कैन लिंक दिस वन बायोलॉजी से? टारगेट पर्सन ने क्या बोला था? समाज एक बॉडी जैसा है, समाज एक बॉडी जैसा है। मैनिपुलेशन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ हो रहा है। चीजें कहाँ से आ रही है? कैसे? बाहर से। सेंस ऑर्गन, आंख, नाक, कान, हाथ, मतलब टच, फील, स्मेल, देखना, ये सब क्या कर रहा है? आपका डिमांड क्रिएट कर रहा है। आप कहीं बाइक देख रहे हो, है ना, बुलेट, कौन सा बुलेट? हायाबुसा, तो चलो जो भी देखो, आपने बाइक देखा, आपको देखा, अच्छा लगा ये, तो दैट क्रिएटेड ए डिमांड। फिर धीरे धीरे आप मतलब जाओगे, अब देखोगे अच्छा दूर जाना होता है, कोचिंग वगैरह, दूसरी जगह भी जाना होता है, अच्छा लगता है, तो दैट विल क्रिएट ए सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा। आपका डिमांड है, आपका यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, ये आपका ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन आपका खिचड़ी बनाएगा। क्या बनाएगा? खिचड़ी। उसमें क्या बोलेगा ब्रेन? अच्छा ठीक है, यहाँ से कुछ काटेंगे, वहां से कुछ काटेंगे, कुछ EMI लेंगे, बाइक हो जाएगा अपना। अब बाइक हो गया, ठीक है ना? अब बाइक जैसे यहाँ पर आ गया, तो ये दिस विल बी द आपका बाइक आ गया। अब ये बाइक जो होगा कुछ और डिमांड क्रिएट करेगा, आगे करने ही बोलेंगे, ठीक है? तो ये दैट कैन बी आउटपुट, वो कुछ और बताएगा। हो सकता है कि आप दूसरी गाड़ी का सोचो, 4 व्हीलर का सोचो, या कुछ और बोलो नहीं बाइक में बरसात में भीग रहा है आदमी, नहीं ये सही नहीं है, आई शुड हैव सम कार, तो कवर वाला होना चाहिए। ये तो ये क्या जनरेट कर रहा है? ये बाइक जनरेट करेगा आपका फर्दर न्यू डिमांड और सपोर्ट। तो ब्रेन में भी तो यही होता है ना, यही तो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, जो जितना मिलेगा उतना फिर से आप फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये पूरा सोसाइटी बोला कैलकट पर्सन ने या डेविड एस्टन ने, ये पूरा जो पॉलिटिकल अप्रोच है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये बेसिकली एक सिस्टम अप्रोच जैसा काम करता है। ये कहीं बाहर से कुछ नहीं होता, सब यहीं से होता है। अंदर में ही सारा कुछ डिमांड और सपोर्ट क्रिएट होता है, और अंदर वाला ही डिसाइड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दैट वाज द सिस्टम अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इसी का, सिस्टम अप्रोच का ही थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है। सिस्टम अप्रोच का ही डिटेल्ड वर्जन है। जैसे कि
यहां पर सिर्फ लिख दिया है कि देयर इज ए डिमांड एंड सपोर्ट, है ना, मतलब डिमांड लिख दिया है क्या क्या होगा, पर ये बताया नहीं कि डिमांड आखिर आएगा कैसे, कहां से आएगा, कौन इसको जनरेट करेगा, ये कुछ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। प्लस ये सपोर्ट कौन कौन करेगा ये भी नहीं, जैसे तो हमने बता दिया ना प्रोपोजिशन और गवर्न पीपल, बट ये डेविड स्टन ने नहीं दिया था कि आखिर ये डिमांड और सपोर्ट आखिर आएगा कहां से, कौन जनरेट करेगा ये डिमांड और सपोर्ट। देयर शुड बी समवन ना हु शुड जनरेट द डिमांड एंड सपोर्ट, तो ये सपोर्ट जनरेट करने वाला आखिर कौन है। उसके बाद ये जो इनपुट जो जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, कौन लेकर जाएगा, किस किस तरह तरीके से जाएगा, जैसे एनजीओ, जैसे प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये सब होना चाहिए ना, तभी तो जाएगा डिमांड। आखिर कैसे घर में बैठ के बोलोगे तो सुन लेगा क्या पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, कोई एक मेथड चाहिए बोलने के लिए, तो दैट मेथड बेसिकली इसमें नहीं बताया गया था। उसके बाद जो पॉलिटिकल ये जो यहाँ पर जाएगा वो किस फॉर्मेट में, पॉलिटिकल साइंस में आखिर किस फॉर्मेट में वो प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाएगा। कोई तो ग्रुप होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे इट कुड बी सम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वही तो निकालेगा रिजल्ट या प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाएगा, तो वो होगा। मतलब आप समझो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में एक डिटेल्ड वर्जन डाला है इस सिस्टम अप्रोच का ही, सिस्टम अप्रोच का ही एक डिटेल्ड वर्जन है। तो इसका थोड़ा डायग्राम एक बार बना लो, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, ये हो गया ना। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसमें एक यहाँ पर जाएगा आपका है ना 4, चलो हम हमें बना लेने दो, फिर आप लोग इसमें थोड़ा सा डायग्राम में पॉइंट होगा। समझ में आया। तो जो वो जो हमने लिखा था कि जो कहाँ से डिमांड जनरेट हो रहा है वो ये प्रोविजन बना लो ये चारों।
कौन सा? नहीं नहीं, यही सब होगा ना। आप लोगों का हिस्ट्री कल भी है क्या? अच्छा, आज तो है, ये कल भी है क्या? कल का पॉलिटिकल साइंस लंबा होगा ना। चलो मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली 2 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे ना कि 10 घंटे का क्लास मिनिमम रखें, 10 आवर्स का, ताकि हम लोग कवर अप कर पाएंगे एक वीक का जितना भी होगा। हम लोग जैसे कि एक वीक में भी 5 डेज में 10 घंटे ही होते हैं, ट्राई टू कवर अप। हिस्ट्री में कैसा चला आप लोगों को अभी? मॉडर्न इंडिया ठीक है, क्लियर। चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो है दिस बेसिकली इज नोन एज इन्वायरमेंट। और ये भी क्या है आपका? इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपका? इन्वायरमेंट। यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली? देखो, इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम जो आपको लग रहा होगा, इसमें क्या है कि वही जो सिस्टम अप्रोच को हमने इसमें क्या कर दिया और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर दिया। इसमें करा है कि जो डिमांड आखिर जो आता है वो कैसे आता है एक्चुअली? वो आता है बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम से। जैसे कि सबसे पहला जो आपका जो मेन जो रोल प्ले करता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, वो बेसिकली आपका फैमिली, आपका फ्रेंड, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और आपका नेबरहुड। वही आपका बेसिकली हर किसी का जो सोशलाइजेशन का या पॉलिटिकल जो बेंड, जो पॉलिटिकल बेंडिंग जो होती है, वो फैमिली और फ्रेंड ही बनाता है या आपका नेबरहुड बनाता है। ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आप किस तरह के होगे, आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसा होगा, आप लेफ्टिस्ट होगे, राइटिस्ट होगे, सेंट्रलिस्ट होगे। ये बेसिकली ये डिसाइड करता है। आपका फैमिली के विचार कैसे हैं, आपके फादर, आपके घर वाले, भाई, ऐसे उनका विचार कैसा है, उसके हिसाब से यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है। उसके बाद आपका
आपके दोस्तों का संगत कैसा है, फ्रेंड कैसे है आपके, जो आपके संग रहते हैं, getting it? वो भी आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे कि आपका ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दैट इज योर फ्रेंड। उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप देखोगे एक बच्चा जो अपने पूरे जिंदगी में अपने जो क्रूशियल जो टाइम होता है ऑलमोस्ट, जहां पर सीखने का जो चीज होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिताता है। बचपन से ही ले लो ना आप, 3-4 साल से लेके आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 30-32, आप तो शायद 18 का छोड़ दो, आप तो 30 साल तक, मतलब अपनी पूरी आधी जिंदगी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लिंक हो। ध्यान रखना इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अलग अलग सोसाइटीज में देखोगे, जितने भी वेस्टर्न, जितने भी डेवलप्ड सोसाइटीज है, वहां पर कहीं ना कहीं टीचर्स का रोल बहुत बड़ा होता है। और हर सोसाइटी, जो डेवलप्ड सोसाइटी, वो जानता है कि एक टीचर का क्या रोल हो सकता है समाज को डेवलप करने में, सुधारने में। क्योंकि जैसा टीचर होगा वैसे ही बच्चे होंगे। क्योंकि बहुत हद तक जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल या अपने एजुकेशन सिस्टम पे इन्वॉल्व होता है या इंटरलिंक्ड होता है। जैसा उसका स्कूल, जैसे उसके टीचर्स का विचार है, वैसे ही विचार उसके होंगे। इसलिए टीचर्स को कभी करप्ट नहीं होना चाहिए। टीचर्स को ना ही करप्ट होना चाहिए, ना ही गलत चीज सिखानी चाहिए उन्हें। प्लेटो ने भी कहा था कि टीचर्स कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से टीचर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना ही उसको बच्चों के अंदर डालना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर कोई टीचर ऐसा करता है तो अपने प्रोफेशन से बेईमानी कर रहा है। ठीक है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बहुत हद तक आपका रोल प्ले करता है एक बच्चे के सोशल अपब्रिंगिंग में। हाउ ए स्टूडेंट विल बी, वो कितना ज्यादा मतलब कल्चर्ड होगा या उसका पॉलिटिकल बेंडिंग कितना होगा, वो यही बताएगा, यही डिसाइड करेगा। उसके बाद आता है आपका नेबरहुड। नेबरहुड भी कभी कुछ हद तक आपको डिटरमाइन करता है कि आपका कैसा नेचर होगा। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर्स है वो आपको क्या बनाएगा, वो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बेंडिंग कैसी होगी और रिक्रूटमेंट कैसा होगा, ये आपको दिखाएगा। रिक्रूटमेंट माने आप किस विचारधारा को अपनाओगे अपने आप को। समझ में आया? कैसा आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगा, कैसा आपका पॉलिटिकल बेंडिंग होगा, ये सब कुछ ये बताएगा। क्लियर है? पहला। दूसरा है इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप। ये जो इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स होता है, इंटरेस्ट ग्रुप्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ ना कुछ इंटरफेयर या कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम और उनका जो डिमांड सोसाइटी का होता है उसको एक फोर्स देता है। फोर्स देता माने सपोज करो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर वेरियस अदर सेक्टर। तो अगर वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बेसिकली जो डिमांड होता है उस डिमांड को वो कोशिश करता है कि और फोर्स देने का, या हो सकता है वो डिमांड जनरेट भी करे, लोगों के बहुत अलग अलग डिमांड को इकट्ठा करके उसको एक फोर्स दे, एक डायरेक्शन दे। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है ये बेसिकली उस जो सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है उसको एग्रीगेट करता है, इकट्ठा करता है अलग अलग जगह से। इधर से लाएगा, अच्छा ठीक है वहाँ लोगों का कूड़ा का प्रॉब्लम है तो वहां पर इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहां पर बर्ड्स वगैरह मर रहे हैं या एनिमल्स मर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के जो डिमांड्स है कि वहां पर एक पार्क बनना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो वहां पर जनरेट करे। तो वहां से डिमांड उठाया, कहीं और से डिमांड उठाया और सब सारे डिमांड को एक जगह कंपाइल करेगा और बोलेगा भाई ऐसा है कि हमें ये पॉलिसी चाहिए, हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, या यहाँ पर किसी भी तरह का वो फॉसिल फ्यूल्स नहीं बर्न होना चाहिए, या वी वांट टू कन्वर्ट इनटू ई इलेक्ट्रॉनिक कार्स। समझ आ रहा? तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप बेसिकली क्या कोशिश करता है, इंटरेस्ट को एग्रीगेट करने की, मतलब इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, दैट इज द इंटरेस्ट एग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है मीडिया। मास मीडिया या मीडिया का क्या रोल है? मीडिया का रोल बेसिकली कम्युनिकेशन का होता है। लोगों के जो डिमांड है उस डिमांड को वो अपने थ्रू किसको तक पहुंचाता है, गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना मीडियम जिससे लोग कम्युनिकेट कर पाए, तो कोई कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो कम्युनिकेशन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्रोसेस चाहिए, कुछ ना कुछ टेक्निक चाहिए, और वो टेक्निक क्या है? आपका मास मीडिया। मास मीडिया ही क्या करेगा, अब आपकी बात लोगों की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। है फैक्ट है। जो आपका सोशल मीडिया ले लो, आपका जो टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर मीडिया, ये सारा कुछ यही काम करता है। गेटिंग इट? तो दैट इज द आपका मास मीडिया।
नेक्स्ट क्या है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज का रोल आता है, वो क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली जो भी इंटरेस्ट है उसको अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी, अपने बेंडिंग के हिसाब से वो क्या करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं। मतलब उसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, उसमें थोड़ा ये करेंगे और वो करके फिर गवर्नमेंट के सामने और प्रेशराइज करेंगे इसको। दैट इज द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम कौन करता है? आपका पॉलिटिकल पार्टीज करता है। क्लियर है? तो फैमिली, फ्रेंड और आपके जो भाई बंधु लोग क्या करता है? वो जनरेट करता है आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। दूसरा जो है इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप, वो जनरेट करता है आपका इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन को करता है, इंटरेस्ट को एग्रीगेट करता है। मीडिया आप उसको इंटरेस्ट को कम्युनिकेट करता है जनता तक, गवर्नमेंट तक। एंड आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उस इंटरेस्ट को क्या करते हैं? आर्टिकुलेट करते हैं कि क्या होना चाहिए इसके अंदर में, कैसा होना चाहिए और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। ये सारा मिलके क्या बनता है? आपका इनपुट बनता है। दिस इज द इनपुट। और ये इनपुट जाता है कहां पर? गवर्नमेंट के पास या पॉलिटिकल सिस्टम के पास। अब नाउ ये पॉलिटिकल सिस्टम उसको अपने अलग अलग ब्रांचेस में डालता है। जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस में देखा जाए एक सेगमेंट होता है जो रूल बनाने का काम करता है, दैट इज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर नियम बनाता है या रूल बनाता है। आपको लेजिस्लेचर में आपको लोग मालूम होगा, दैट इज द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। वो क्या करता है? वो रूल बनाने का काम करता है। रूल बन गया, नाउ उस रूल को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है? आपका एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव आप लोग को मालूम होगा, दिस इज द, अगर इंडिया की बात कर लिया जाए तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीए मतलब सीएम, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल, ऐसा कोई। तो दीज लोग, ये जो पर्सन होते हैं वो आपके जो जो पॉलिसीज या जो भी प्रोग्राम आता है उसको एग्जीक्यूट करता है। एंड लास्ट आता है कि अगर कभी भी रूल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, रूल में कोई इशू हो जाए, तो उसको रूल को एडजुडिकेट करने का काम कौन करता है? आपका ये आपका जुडिशरी करता है। मतलब अगर कंफ्लिक्ट कहीं हो गया तो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कौन करता है? आपका ये जुडिशरी करता है। तो ये वही अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच ही है, जिसमें थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसमें दिया है आपके गैब्रियल एलमंड ने। ठीक है? दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच। ये पूरा क्या है? स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या काम करता है वो उसका क्या है? फंक्शंस है। तो दीज आर व्हाट? स्ट्रक्चर, दीज आर व्हाट? फंक्शन, दीज आर द स्ट्रक्चर एंड दीज आर द फंक्शन, दीज आर द स्ट्रक्चर, दीज आर द फंक्शन। यही काम करता रहता है और यही फर्दर ये साइकिल चलता रहता है। अब जो डिमांड या पॉलिसीज प्रोग्राम जो रूल्स बनेगा, उस रूल्स को फर्दर वो ये लोग आर्टिकुलेट करेगा, रिक्रूट करेगा, सोशलाइज करेगा, कम्युनिकेट करेगा और फिर एग्रीगेट करेगा या एग्रीगेट करेगा। क्लियर पॉइंट? दैट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ऑफ द गैब्रियल एलमंड। लिख लीजिए। हाँ हाँ, एक ही है, एज ए होल एक ही है वो, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया गया था। ये डायग्राम पहले बनाओ, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर कभी आ गया तो ये डायग्राम बनाओ जरूर, तभी आपको, जैसे मान लो 10 नंबर का है तो आप लोग को 5-6 नंबर मिलेगा। डायग्राम नहीं बना तो 2-3 नंबर ही मिलेगा, 2 या 1 नंबर मिलेगा बस। ठीक है, लिख लो। हाँ, छोटा छोटा ही बना लो, क्या दिक्कत है? जैसा बनाओ, छोटा छोटा बनाओ, स्मॉल में, छोटे में बनाओ, बनाओ छोटा। बन गया? लिख लो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। लिखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच is an improvement. Structural functional approach is an improvement, upon system approach, for political analysis, full stop. System approach was too general, and did not elaborate on the functions of the structure.
and did not elaborate on the functions of the structure. Full stop. Structural functional approach. Structural functional approach. Model of analysis. Structural functional approach. Model of analysis. Model of analysis was first developed by social anthropologist Radcliffe Brown. Social anthropologist Radcliffe Brown. Radcliff Brown. Social anthropologist Radcliffe Brown. And later adopted by other sociologists, Talcott Parson, Full stop. The major influences on structural functional approach. The major influences on structural functional approach where David Stone's input-output model, of political system, and institutional approach of comparative politics. Full stop. Structural functional approach integrates system approach. Structural functional approach integrates system approach and institutional approach. In this, the focus shifted from institution to function. Here Gabriel Almond, Gabriel Almond
अरे काजू, एलमोंड, ALMOND, एलमोंड, इसको याद रखना है ऐसे करके, ये तो मिक्स रहता है। गैब्रियल एलमोंड एंड कोलोमैन, कोलोमैन, COLEMAN, Gabriel Almond and Coleman had identified four characteristics, had identified four characteristics of the political system, four characteristics of the political system. That is, चार कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने डेवलप किया पॉलिटिकल सिस्टम का। सबसे पहला क्या है, नंबर 1, द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो गैब्रियल एलमंड ने क्या बोला कि चार कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का। क्या? नंबर 1, द पॉलिटिकल सिस्टम have political structures, the political system have political structures, next, all political structures, all political systems perform, all political systems perform some functions, all political systems perform some functions to different extent using different structures. To different extent using different structures. Full stop. All political structures are multifunctional. Third, all political structures are multifunctional. All political structures, system structures. All political structures are multifunctional. हर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी फंक्शनल होता है। ये सोशलाइजेशन भी कर रहा है, रिक्रूटमेंट भी कर रहा है, ये इंटरेस्ट एग्रीगेशन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम आर मिक्स्ड सिस्टम, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स आर मिक्स्ड सिस्टम। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। next para, structural functional approach were further developed by Gabriel Almond. Structural functional approach were further developed by Gabriel Almond and Powell, Powell, Powell in comparative politics. Full stop. A developmental approach argued that political system irrespective of their irrespective of their
nature, irrespective of their nature, have to perform certain functions, have to perform certain functions to stay relevant, have to perform certain functions to stay relevant. Full stop. These are the functional requirement. These are the functional requirement of the system. These are the functional requirement of the system, and they suggested the use of, and they suggested the use of functions and functional requisites, and they suggested the use of function and functional requisites instead of input and output, instead of input and output. Instead of input and output, as modification to Eston's model, as modification to Eston's model. ठीक है, क्लियर है? दोस्तों नेक्स्ट, Gabriel Almond provided seven functions which a political system has to perform, in order to sustain, in which a political system has to perform in order to sustain themselves and become relevant. And become relevant. Full stop. These functions were number one, political socialization. Number one, political socialization and recruitment. Political socialization and recruitment. Second, political education and mobilization. Political education and mobilization. Comma, political acclimatization, ACCLAMATIZATION, political acclimatization and recruitment, political acclimatization and recruitment. नेक्स्ट कौन सा, कितना पॉइंट हुआ? 3. नेक्स्ट, एटीट्यूड फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, कितना हुआ? नेक्स्ट 6 हुआ या 5 हुआ? 4 कैसे हुआ? 5 हुआ ना? पॉलिटिकल ओरिएंटेशन. नेक्स्ट
political behavior, political behavior and political, हाँ नेक्स्ट, 5 6 हो गया ना, एंड पॉलिटिकल बेंडिंग, BENDING, पॉलिटिकल बेंडिंग। ये कौन करता है आपका? दिस वन। तो इसमें हमने 2 सिर्फ लिखा है, बट इसमें करीब 7 होते हैं, ठीक है, 7 पॉइंट होते हैं। 7 पॉइंट लिखने की जरूरत, अब देखो हमने आपको पूरा डिटेल में लिखा दिया, यू कैन पुट ओनली दिस ऑल्सो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, interest groups and pressure groups, interest groups and pressure groups used to, interest groups and pressure groups used to aggregate the interest used to aggregate the interest of the society, used to aggregate the interest of the society and it is the process by which demands are translated, and it is the process by which demands are translated into policies and decisions, in which demands are translated into policies and decisions which could be acted upon, which could be acted upon. Which could be acted upon. Next, interest articulations is a perpetual competition. Interest articulation is a perpetual competition for attention, and coherent demands, and coherent, COHERENT, coherent demands are placed by various structures, and this demand help in creating a pressure, among the political system, ठीक है। Next is political communications. Political communications is done by mass media, and social medias. Full stop. Next, this whole structure, this next para, this whole structure create input. This whole structure create input
to the political system. This whole system structure create input in the political system, where the political system after processing the input translate it into three output. That is number one, rule making. Is done primarily by legislature. Next, rule application is done by executive. And rule adjudication is done by judiciary. Done by executive. Sorry, adjudication is done by judiciary, not executive, judiciary है ना, is done by judiciary. आप लोग सबने executive लिखा क्या? हाँ लिखा तो है, executive लिखा, judiciary लिखा, चलो गुड, that is judiciary. तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, लास्ट लिख लीजिए. This structural functional approach is the most stable approach and provides a detailed structure of the whole system. ठीक है, समझ में? So this is about the structural and functional approach. क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने जितना कंटेंट लिखाया वो आपका वो पूरा डिटेल्ड है, बट इसमें आपको लिखना क्या है? सिर्फ इतना ही लिखना है. जस्ट ये जो डायग्राम बनाया है इसी को एक्सप्लेन कर देना एग्जाम में सर इतना नहीं लिख पाओगे आप, तो आपको सिर्फ इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है. रिवाइज कर लेना जब भी होगा तो, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम, नथिंग एल्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच डालोगे, ये पूरा डब्बा, इस पूरे डब्बे में बनाओगे, डब्बे के अंदर में ये बनाओगे इन्वायरमेंट. इस डब्बे के अंदर इन्वायरमेंट रहेगा और वो रेड ब्राउन वगैरह ऐसे करके. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एक दो और अप्रोच है, दैट इज द कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच. कम्युनिकेशन थ्योरी
कम्युनिकेशन थ्योरी में क्या बोलता है? कम्युनिकेशन थ्योरी इज नथिंग बट बोलता यह है कि यहाँ पर एक्चुअली में पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है आपस में सेल्फ रेगुलेटरी होता है। वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करके अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है। बाहर से इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सोसाइटी के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है ये सब सेल्फ रेगुलेटेड है, ऑटोमेटिक है। ये इसमें किसी तरह से बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो पॉपुलेशन बढ़ा तो धीरे धीरे लोग मतलब पहले लोग कम थे तो जितना अवेलेबल रिसोर्सेस था उसमें सब ठीक थे। बट जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ा लोगों का डिमांड ज्यादा क्रिएट हुआ, तो डिमांड क्रिएट हुआ तो उसके हिसाब से चीजें बननी भी शुरू हो गई। अब चीजें बनी तो और लोगों को वर्क मिला, काम मिला। अब सारा चीज को फिर अगर काम मिल रहा है तो सबको रेगुलेट भी करना होगा, तो सिस्टम अपने आप क्या किया, एक रेगुलेटिंग सिस्टम भी लेकर आया। उसी तरह से वो रेगुलेटिंग सिस्टम फर्दर उस मेन ऑर्गन को या सिस्टम को सपोर्ट करता है कि ठीक है आपको फिर ऐसे करना है, ऐसे काम करना है। जैसे मतलब कह लो कि आप ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ना एक्चुअली अपने आप को ही रेगुलेट करता है, बाहर से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट का हर एक ऑर्गन या पूरे सोसाइटी का हर एक ऑर्गन, चाहे ये कोई सोसाइटी हो या कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो या गवर्नमेंट के फंक्शंस हो या पॉलिटिकल सिस्टम हो या गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर हो, जो 4-3 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सब क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और जब ये सिस्टम को लगता है कि हाँ हमें कुछ बनाना चाहिए तो ये सिस्टम बनाता है, इसको फीडबैक मैकेनिज्म मिलता रहता है और यही सिस्टम फर्दर आगे या तो इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करेगा या तो इंटीग्रेट करेगा या एग्रीगेट करेगा। और वही सिस्टम फर्दर क्या करेगा, अपना रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, एडजुडिकेशन और रूल इंप्लीमेंटेशन करेगा। मतलब इट इज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट इज ऑल फ्रॉम द इनसाइड। बाहर से कुछ डिमांड आने की जरूरत नहीं होती। ये हर एक साइक्लिकल प्रोसेस है और अंदर में ही काम करता रहता है और हर सिस्टम एक दूसरे को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और फीडबैक देता है। जैसे कि अगर मान लो जो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो सोसाइटी है, जो प्रेशर ग्रुप है, जो भी है, वो जो डिमांड और सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, वो डिमांड और सपोर्ट आ कहां से रहा है, कहीं ना कहीं किसी सिस्टम ने इसको फीडबैक दिया है कि ये सब चीज होना चाहिए, तो उसने वो जनरेट किया। ये जब जनरेट करके देगा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, तो पॉलिटिकल सिस्टम को पहले से कहीं ना कहीं फीडबैक आ रहा है कि ये फीडबैक दिया कि इसको ये बनाना है, तो उसके हिसाब से ये रेगुलेट किया। फर्दर यही चीज कन्वर्ट किया किसने, 3 स्ट्रक्चर्स में। और फिर वही आपका वही फिर रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन, और वही सिर्फ कम्युनिकेशन कर करके आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें आप कहो कि बाहर से कुछ रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फ्रॉम द इनसाइड। ठीक है, लिख लो। कम्युनिकेशन अप्रोच या कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच। लिख लीजिए, दिस सिस्टम या दिस अप्रोच tries to investigate, this approach tries to investigate how one segment of a system, how one segment of a system affects another by sending a affects another by sending a message or information, affects another by sending a message or information, full stop. It was Robert Wiener, WEINER, Wiener, who first spoke about this approach, later on Carl Deutsch, DEUT, Carl Deutsch, DEUT, SCH, Carl, later on Carl Deutsch developed it. Later on Carl Deutsch developed it
and applied it in political science. And applied it in political science. He believed that political system is a network of communication channel and it is self-regulative. Communication channel and it is self-regulative. He further believed that the political system is a network. He further believed that the government is responsible. For administering different communication channels and this approach treats the government as the decision making system. Full stop. According to Carl Dweck, the communication approach have four factors. That is number one, lead. Number two, lag. lag. Number three, gain. And number four, load. Lead, lag, gain and load. ठीक है, तो ये चार चीज होता है। ये लीड, लैग, गेन और लोड बेसिकली ये कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच है और ये हर जगह यूज होता है। कहीं भी कम्युनिकेशन थ्योरी होता है वहां पर ये तीनों चारों चीज का होता है। जैसे कि पहला जो होता है लीड, उसके बाद होता है लैग, देन उसके बाद होता है गेन एंड उसके बाद क्या होता है लोड। ये चार सेगमेंट होते हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन थ्योरी में अप्लाई होते हैं। जैसे सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन आता है वो लीड का आता है, कुछ आपको लीड जनरेट होगा, वो लीड ही क्या होगा फर्दर लैग थोड़ा ब्लॉक करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, फिर जैसे ही कुछ और सपोर्ट मिलता है तो वो गेन होता है और फर्दर वो गेन किस में कन्वर्ट होता है, लोड में कन्वर्ट होता है, प्रेशराइज होता है और चीजें काम करने लगती है। तो ये चारों चीज जो होता है आपके कम्युनिकेशन अप्रोच में आता है। क्लियर है? बस इतना ही। इट इज तो लीड, लैग, गेन एंड लोड, ये चार स्ट्रक्चर होते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी में। बस आपसे ये पूछा जा सकता है कौन इसको दिया था, दैट इज कार्ल ड्वेक। क्लियर है? तो ये आपका क्या हुआ, दिस आर द अप्रोचेस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है किसी भी अप्रोच में तो उसको डिस्कस कर दें, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक में होता है। तो आपका मोस्टली इसमें आता है ज्यादा नहीं, पोस्ट बिहेवियरल पूछेगा या बिहेवियरल अप्रोच, मोस्टली ज्यादा, मैक्सिमम टू पोस्ट बिहेवियरल या बिहेवियरल अप्रोच।
और हिस्टोरिकल अप्रोच में आपका ट्रेडिशनल अप्रोच वगैरह जो कुछ होता है, जैसे कि फिलोसॉफिकल अप्रोच वो क्या होता है, दे विल आस्क यू दैट वन, नथिंग। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारा दैट इज थ्योरी ऑफ स्टेट। हेडिंग डालिए थ्योरी ऑफ स्टेट। चलो सबसे पहले स्टेट या स्टेट का जो मेन वैल्यू या स्टेट को अगर बोला जाए तो स्टेट होता क्या है। आमतौर पे जनरली आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, इट इज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो इट इज अ स्टडी ऑफ पावर। पावर का स्टडी होता है, मतलब इट इज द स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन और यूज ऑफ पावर एंड द यूज ऑफ पावर फॉर रेगुलेटिंग और मेंटेनिंग द स्टेट। ये होता है स्टेट जो होता है। ये जो वर्ड आया है कहां से आया है, दिस वर्ड स्टेट हैज केम फ्रॉम ए वर्ड पोलिस, और पोलिस ये वर्ड कहां से है, ग्रीक में सिटी स्टेट को बोला जाता है, सिटी स्टेट है ना। तो वर्ड पोलिस वहां पर पोलिस बोला जाता था, और ग्रीक में समझ रहे हो ना, एथेन एरिस्टोटल वो सब। तो पोलिस और पोलिस से ही आया है क्या, सिटी स्टेट। और सिटी स्टेट का ही मतलब हम लोग आज क्या मानते हैं, स्टेट मानते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस में स्टेट अगर हम बोलते हैं तो स्टेट बेसिकली आप समझो कंट्री से मैंने करना, ये नहीं कि वेस्ट बंगाल बिहार इस तरह का, ये पॉलिटिकल यूनिट स्टेट, ये स्टेट बोल के नहीं है, ये पॉलिटिकल यूनिट है जो हम लोग उसको स्टेट बोलते हैं। बट सिटी स्टेट हम लोग यहाँ पर कंट्री से रेगुलेट करेंगे। ध्यान रखना, अभी तक जो हमने पढ़ा कि हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के क्या अप्रोच होते हैं, कौन कौन से स्कोप है इसके, नेचर क्या क्या होता है, वो सब हमने बात किया। बट एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस अब से शुरू है, अभी से। दैट इज बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, किस थिंकर्स ने क्या बोला था, और स्टेट बनने के अप्रोचेस क्या है। मतलब स्टेट कैसे आया था एग्जिस्टेंस में, क्या पहले स्टेट था या नहीं था। मतलब देश, आज जिसको हम लोग देश बोलते हैं, देश क्या पहले से ही था या बाद में लोगों ने बनाया। ये कुछ वैसा ही कंसेप्ट हो गया भगवान के बारे में, कि भगवान क्या पहले से ही थे कि हम लोगों ने बनाया। तो भगवान ने हमको बनाया कि हम लोगों ने भगवान को बनाया, ये भी प्रॉब्लम, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने एक हेगल के एक स्पीच था कि स्टेट इज ए मार्क ऑफ गॉड ऑन अर्थ, जिसको बाद में एरिस्टोटल और बाकी लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। तो स्टेट इज ए मार्क ऑफ गॉड ऑन अर्थ का मतलब ये होता है कि स्टेट जो होता है भगवान का मार्च है या ट्रेवल है इन द स्टेट, मतलब धरती पर। और जब भगवान, जैसे मैंने बताया था कि जैसे कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इसको जब हेगल ने कंसेप्ट बोला था, हालांकि एक्सप्लेन नहीं किया था, जब बोला था तो उसमें कंसेप्ट ये है कि धरती पर जब भगवान को इच्छा किया कि हम एक दिन स्टेट बनाते हैं या दुनिया बनाते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, माउंटेन बनाया, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स बनाया, माउंटेन, रिवर, बाकी सारी चीजें। जब वो बनाया तो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, ट्रीज को बनाया, पेड़ पौधा। फिर उसको बनाने के बाद उन्होंने क्या बनाया, बर्ड्स वगैरह को बनाया। फिर बर्ड्स को बनाने के बाद उन्होंने जानवर बनाया। फिर जानवर बनाने के बाद उन्होंने इंसान बनाया, ह्यूमन बीइंग बनाया।
जब इंसान को बना लिया फिर क्या बनाया उन्होंने? फैमिली बनाया। फैमिली के बाद उन्होंने सोसाइटी बनाया और सोसाइटी के बाद उन्होंने क्या बनाया? स्टेट बनाया। और जब स्टेट बना दिया तो भगवान सोचेगा अब हमारा काम हो गया, नाउ आई एम रिटायर्ड, हम अभी अब आराम करेंगे। अब जो हमसे जो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब व्हाट एवर पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, दे कैन गेट इट फ्रॉम द स्टेट। मतलब जो भी चीज हमसे लोगों को हमसे चाहिए वो सारा कुछ क्या दे सकता है? स्टेट दे सकता है। तो स्टेट हमारा ही क्या है? एक रेप्लिका है। हमारा ही क्या है? एक रेप्लिका है जो हमने इस धरती पर बना दिया है। और लोगों को जो भी चाहिए, मतलब लोगों का जो अटमोस्ट हाईएस्ट जो डिमांड होगा वो स्टेट फुलफिल कर सकता है या स्टेट दे सकता है। क्लियर? मतलब लोगों को जो भी चाहिए दे कैन गेट इट फ्रॉम द स्टेट एंड पीपल डजंट मतलब दे डज नॉट नीड टू रिलाई ऑन मी फॉर गेटिंग ऑल दोज थिंग्स। क्लियर? ये भगवान का एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा कुछ हमने किया। अब ये जो फिलॉसफी है कि स्टेट भगवान का ही रेप्लिका है, भगवान का ही रूप है, इसको बहुत सारे थिंकर्स ने अपने फिलॉसफी में अप्लाई किया और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट माने स्टेट का एग्जिस्टेंस इंसानों ने नहीं किया है, रादर ये भगवान ने किया है या ऊपर वाले ईश्वर ने किया है। समझे? मतलब राज्य जो होता है, कंट्री जो होती है, वो कोई इंसानी स्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं है, हम लोगों ने नहीं बनाया, ये भगवान ने ही बना के दिया हम लोग को। ठीक है? एंड ये जो आपका इमेज जो देश है, उस देश के अगेंस्ट होना माने भगवान के अगेंस्ट होना। आप देश के खिलाफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देश आपको हर वो चीज देगा जो भगवान दे सकता है या ऊपर वाला गॉड दे सकता है। और अगर आपको अटमोस्ट डिजायर किसी चीज का है तो गॉड विल फुलफिल इट, गॉड आपको दे देगा। समझ में आया फैजल? पक्का? तो स्टेट क्या है? इट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। भगवान जब दुनिया बना रहा था तो दुनिया बनाते वक्त सबसे लास्ट में उन्होंने क्या बनाया? स्टेट बनाया और बोला कि हमसे जो लोगों को चीज चाहिए वो सब कुछ आप स्टेट से ले सकते हो एंड इट इज माई रेप्लिका। तो जितने भी ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि प्लेटो, जैसे कि एरिस्टोटल, जैसे कि सोक्रेटिस, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो भगवान है, जो इस देश है, वो भगवान का ही रूप है और इसके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए, किसी इसके खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। स्टेट के लिए अटमोस्ट स्टेट हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे नीड्स को फुलफिल करता है और इसको ईश्वर ने बनाया है। क्लियर? सर दूसरा, अब स्टेट को चलाने के लिए भी कोई लोग चाहिए। स्टेट को चलाने के लिए लोग चाहिए, तो भगवान ने रिप्रेजेंट किया किसको? किंग को, राजा। राजा जो होगा वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है जो देश चलाएगा। एंड किंग इज द मूविंग इमेज ऑफ गॉड। समझ में? किंग क्या होगा? भगवान का ही एक मूविंग इमेज है, जो रूप है, जो इस देश को चलाने के लिए रखा है भगवान ने और उसको चुना है कि वो हमारा ही रेप्लिका होगा, हमारे लिए ही हमारा काम कर रहा है, तो हमारा ही अंश होगा। और किसी भी इंसान को स्टेट के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं होगा। और अगर कोई स्टेट के खिलाफ जाता है माने भगवान के खिलाफ जाता है, और भगवान के खिलाफ जाना माने ऊपर जाना, भगवान के पास जाना। सही है? समझ में? तो ये कंसेप्ट जो हमने बताया ये है डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट माने भगवान को, मतलब कि स्टेट जो है भगवान है, भगवान का रूप है, भगवान ने बनाया है और इस स्टेट को चलाने के लिए भगवान ने किंग को बनाया है। और किंग क्योंकि भगवान का ही रूप है, हम कभी भी किंग के खिलाफ हमें नहीं जा सकते, किंग के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट जितने भी ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स है, ट्रेडिशनल जो थिंकर्स है, वो बिलीव करते हैं। इसमें से हॉब्स भी उसमें से एक है। दिस वन।
अब बात आती है कि स्टेट आखिर होता कैसे है। अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला जाए तो स्टेट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो स्टेट बनाते हैं। हम आएंगे थ्योरी में। तो स्टेट का कुछ कंपोनेंट्स होता है जिससे स्टेट बनता है। जैसे स्टेट बनाने के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ये जिसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। क्या क्या है स्टेट बनाने के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स? यस, सबसे पहला आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, दैट इज लैंड या टेरिटोरी। उसके बाद क्या है? पॉपुलेशन। हाँ, उसके बाद क्या है? गवर्नमेंट। 1 2 3। उसके बाद क्या चाहिए? हाँ, यस, सोवर्निटी, दैट इज सोवर्निटी 4th। एंड 5th क्या चाहिए? यस, रिकॉग्निशन। बट दीज आर द मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए स्टेट। अभी का रिक्वायरमेंट, अभी क्या क्या चीज चाहिए स्टेट बनाने के लिए। बट उसके पहले स्टेट की बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है कि स्टेट आखिर आया कैसे, स्टेट कैसे बना, किसने बनाया। तो जो सबसे एंशिएंट जो थ्योरी जो हमने बोला, दैट वाज द नंबर 1 डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसको कौन लाता है, कौन बिलीव करता है? ट्रेडिशनल थिंकर्स या ट्रेडिशनल फिलोसोफर्स। वो कहते हैं कि स्टेट क्या है? डिवाइन ओरिजिन है, भगवान ने बनाया इसको, इंसान का ये क्रिएशन नहीं है। ठीक है, पहला। दूसरे कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि भैया स्टेट जो है, स्टेट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ ए गॉड बट रादर इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, और स्टेट को बनाया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया, एंड हेंस द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, और रादर इसको पूरा अगर बोला जाए तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये स्टेट जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना हुआ है। ये नहीं है कि भगवान ने बनाया, इसको भगवान ने नहीं बनाया, बट रादर इसको हम लोगों ने ही बनाया है, और हम लोगों ने ही एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टेट को बनाया है, और उसको हम ही लोग चला रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो कहता है दैट इज स्टेट जो है मैट्रियार्कल कंसेप्ट में है। MATRIARCHAL, मैट्रियार्कल अप्रोच या मैट्रियार्कल थ्योरी। या जिसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्यों बना? ड्यू टू फीमेल, औरतों के चलते स्टेट बना। जैसे ये लोग क्या कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बात करेंगे क्या होता है, ये थोड़ा डिटेल में ही है आप लोग का। मैट्रियार्कल थ्योरी में क्या बोलता है, जिसको हम लोग फेमिनिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, कि स्टेट एक्चुअली ये क्रिएट हुआ ड्यू टू द फीमेल, फीमेल के चलते ही क्रिएट हुआ। बट बाद में मेल्स ने क्या किया, इसके ऊपर फीमेल को घर में बैठा दिया, जिसके चलते वो सोसाइटी को हेड करने लगे, और जिसके चलते सोसाइटी में मेल का डोमिनेंस बढ़ गया। बट एक्चुअली जो स्टेट क्रिएट हुआ था वो फीमेल के चलते हुआ था। फीमेल ही डिसाइड, क्योंकि जनरेशन या रिप्रोडक्शन करने का पावर किसके पास है? फीमेल के पास है। और पहले फैमिली का जो हेड हुआ करती थी, कौन होती थी? फीमेल होती थी। आज भी देखो आपके मणिपुर वगैरह में फीमेल ही तो हेड है। मणिपुर, मेघालय, हाँ मेघालय में मैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहां पर फीमेल ही हेड होती है। प्रॉपर्टी कौन ओन करता था? फीमेल, मेल नहीं। बट धीरे धीरे जैसे ही सिस्टम प्रॉपर्टी एसेट का कलेक्शन का सिस्टम बढ़ा, उसके चलते फीमेल को क्या कर दिया गया? घर में बैठा दिया गया, और मेल ने गलत धोखे से क्या किया? ये पावर को कंट्रोल कर लिया। तो जो फीमेल थ्योरी मानते हैं, जो फेमिनिस्ट थ्योरी या मैट्रियार्कल थ्योरी जो बिलीव करते हैं, वो बोलते हैं कि बेसिकली जो स्टेट है वो क्रिएशन है फीमेल का, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने का पावर सिर्फ फीमेल के पास है, मेल के पास नहीं था। ठीक है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, ये मैट्रियार्कल थ्योरी नहीं है, बट रादर इट इज ए
पैट्रियार्कल थ्योरी, मतलब इसके अगेंस्ट तो आएगा ही, पैट्रियार्कल थ्योरी। और कहता है कि मेल फीमेल नहीं, मेल इज द मेन रीजन जिसके चलते ये देश बना हुआ है। क्योंकि मेल ही क्या करता है, प्रॉपर्टी ओन करता है, मेल ही क्या होता है, हेड होता है सोसाइटी का। क्योंकि पावर, स्टेट को कंट्रोल करने के लिए पावर चाहिए, और पावर सिर्फ मेल के पास होता है, फीमेल के पास पावर नहीं हो सकता। इवन कुछ लोग तो ये भी बिलीव करते हैं, जितने भी ट्रेडिशनल थिंकर वो बिलीव करते हैं कि फीमेल जो हो वो तो सिटीजन भी नहीं है। जैसे कि एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्या बिलीव करते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं कि फीमेल सिटीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फैमिली में इन्वॉल्व होती है, फैमिली का काम करता है। तो स्टेट को बचाएगा कौन, स्टेट का देखभाल कौन करेगा? तो फीमेल नहीं देखभाल कर सकती। कौन देखभाल करता है? मेल करता है। वो भी कैसा मेल करता है? तो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, यंग होगा, बूढ़ा आदमी लोग भी नहीं। एरिस्टोटल बोलता है कि सिटीजन विल नॉट बी ओल्ड मैन, फीमेल और बच्चे, ये सब सिटीजन नहीं हो सकते। सिटीजन कौन होगा? सिर्फ यंग एंड स्ट्रॉन्ग मेल होंगे। खैर उनका अपना कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्रिटिसाइज भी हो रहा है उनका। तो सबसे पहला डिवाइन थ्योरी, फिर क्या आता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फिर क्या है? मैट्रियार्कल थ्योरी, फिर क्या है? पैट्रियार्कल थ्योरी। नेक्स्ट फिफ्थ, फिफ्थ जो है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या बोलता है? प्लूरलिस्ट थ्योरी बोलता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसी तरह से स्टेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे फैमिली है, सोसाइटी है, इस तरह का है, वैसे स्टेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट उतना कोई सुप्रीम नहीं है, स्टेट भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने स्टेबल किया है, हमने बनाया है। और इसका भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है। जितने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है उतना ही इसका भी स्टेटस होना चाहिए। इससे ऐसा नहीं कुछ बड़ा स्टेटस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, पक्का। दैट इज द प्लूरलिस्ट थ्योरी। उसके बाद आता है मार्क्सियन थ्योरी या कार्ल मार्क्स थ्योरी। जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट। ये लोग क्या बोलता है? अब आपको मालूम होगा मार्क्सिस्ट थ्योरी का तो एक ही है, क्या है? हाँ? नहीं, कम्युनिज्म तो है, मतलब वो बोलता क्या है एक्चुअली मार्क्सिस्ट? स्टेट इज द, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मार्क्सिस्ट बोलता है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लोग कौन है? नहीं, रिच पीपल, बुर्जुआ, रिच पीपल है, कैपिटलिस्ट लोग हैं सबसे बड़े इस दुनिया के गुनहगार हैं। और दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम है इनके चलते ही। अगर कैपिटलिस्ट नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। कैपिटलिस्ट नहीं होता तो क्लास स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि पूरा जो हिस्ट्री हमारा भरा पड़ा है वो क्लास स्ट्रगल से बड़ा बड़ा। एंशिएंट टाइम्स में जो जिसके पास था, जिसके पास नहीं था, वो दोनों लड़ रहे थे। फिर थोड़ा और सोसाइटी डेवलप किया तो फ्यूडल और लॉर्ड के बीच में लड़ाई हो रही थी। फिर थोड़ा और दुनिया डेवलप किया तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में लड़ाई हो रही है आज। और अभी क्या है? कैपिटलिस्ट और मतलब प्रोलेटेरिएट के बीच में लड़ाई हो रही है। और यहां पर कैपिटलिस्ट लोग जीत इसलिए रहा है, वो इसलिए ये लड़ाई जीत जा रहा है क्योंकि उनके पास स्टेट है। और स्टेट क्या है? इट इज द टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल्स और कैपिटलिस्ट क्लास। मतलब ये एक टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है जिसको यूज करके कैपिटलिस्ट लोग क्लास क्या कर रहा है? दूसरे को एक्सप्लॉयट कर रहा है, गरीबों को एक्सप्लॉयट कर रहा है। जैसे अगर मान लो कैपिटलिस्ट की बात आप नहीं मानोगे तो आपको बुला देगा पुलिस, आर्मी बुला देगा, जुडिशरी को बुला देगा, लीगल सिस्टम बुला देगा और आपको सप्रेस कर देगा, आपको डरा देगा पूरा। पुलिस क्या है? इट इज अ टूल्स ऑफ स्टेट, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट या फोर्स ऑफ स्टेट, और जिसके चलते क्या हो रहा है? वो यूज करता है उसको। तो कैपिटलिस्ट के हाथ में ये टूल्स है एंड इट इज अ टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टू द पुअर पीपल। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट।
और इसी थ्योरी को लेकर पूरा मतलब गाना गाए हैं, दैट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी। नेक्स्ट आता है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में लिखेंगे ये, क्योंकि ये सबसे एडवांस यही है। फोर्स थ्योरी, फोर्स थ्योरी क्या बोलता है कि स्टेट ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ना ही इसको भगवान ने बनाया, ना ही कोई ये डिवाइन थ्योरी है, मैट्रियार्कल प्रैक्टिकल सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं है। रादर क्या है, ये फोर्स थ्योरी है। जिसके पास बल, जिसके पास पावर, जिसके पास लाठी, उसी की स्टेट। स्टेट को ओन किया गया है, स्टेट को जिसके पास अधिकार है, जिसके पास फोर्स है, पावर है, वही क्या किया है, स्टेट बनाया, उसी को, वही स्टेट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। समझ में? दैट इज द थिंग जो स्टेट बनाता है। स्टेट को कोई भगवान ने नहीं बनाया, ना ही इसको कोई फीमेल या मेल ने बनाया। जिसके पास पावर आया, जिसने एसेट ऑन किया, उसने स्टेट बनाया और वही स्टेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दैट इज द थ्योरी ऑफ फोर्स या फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो दिस वन लास्ट एक थ्योरी है, दैट इज द इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी बोला कि स्टेट अचानक कुछ नहीं हुआ। बेसिकली हुआ क्या है कि धीरे धीरे डेवलप किया है। पहले इंडिविजुअल आए, फिर फैमिली आई, फिर सोसाइटी बना, फिर ग्रुप्स बना, और फर्दर क्या बना, लास्ट में स्टेट, स्टेट बना। तो ये इवोल्यूशन हुआ स्टेट का, अचानक ये नहीं आया है। और ये रिक्वायरमेंट बेस्ड है, ये नीड बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ी वैसे वैसे ये फॉर्म हुआ। ये अलग से कुछ अचानक नहीं प्रकट हो गया कि हाँ आ गए हम। इसको स्टेट बनाने के लिए इवॉल्व हुआ है ये स्टेट, धीरे 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 धीरे, एंड ड्यू टू विच द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। स्टेट को रहने के लिए, स्टेट को रहने के लिए इवोल्यूशन की जरूरत है, और धीरे धीरे आज भी ये स्टेट इवॉल्व हो रहा है, और आने वाले टाइम में पूरे दुनिया ही क्या बन जाएगा, एक स्टेट बनेगा। ठीक है, समझ में? और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया, एक्चुअली लास्ट में क्या होगा आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसको हटा दिया यहाँ से। इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लो लाइन में।
हो गया, थोड़ा सा लिख लो फिर आगे एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, political thinkers have attempted to explain have attempted to explain the origin of state have attempted to explain the origin of state in various ways. That is when, where and how. That is when, where and how the state came into existence. Came into existence. Full stop. Since there is not a single record, anywhere in the history which explain the existence of a state. Which explain the existence of the state. Therefore, the political thinkers were compelled to adopt various hypotheses and many of which are now discredited in the light of modern knowledge. Full stop. Among various theories of origin of the state, some theories are more relevant that is more relevant. Full stop. Number 1 लिख लीजिए, divine theory of state. Number 1, divine theory of state. लिखो. The divine origin theory is the oldest theory about the origin of the state.
And this theory believes that, and this theory believes that the state came into existence, and this theory believes that the state came into existence due to the creation of the god, due to the creation of the god, and it is not due to the creation of the god, and it is not the effort of man. Full stop. The king who rules over the state, the king who rules over the state is an agent of the god, is an agent of the god, is an agent of the god on the earth. God on the earth. And king is the moving images of, and king is the moving images of king is the moving images of God. Full stop. The conceptions of the divine creation, the conception of the divine creation of the state, of the state of the state may be traced back to the may be traced back to the traced back to the remote antiquity, traced back to the remote antiquity, and it was universal belief that that king is the representative of God on earth, and the state is a bliss of God, and the state is a bliss of God. BLISS, bliss of God. Thus, the king had both political and religious entity, Full stop. Due to this philosophy, the king holds a supreme position. Due to this philosophy, the king holds a supreme position in the society, and no one can go against the power of the state or against the king.
power of the state or against the king. ठीक है, full stop. Next, this theory even forced to believe that even if the king is bad, the people have no right to rebel against him. The people have no right to rebel against him. And it was the major criticisms of the divine theory. And it was the major criticism of the divine theory. And it was the major criticisms of the divine theory. Full stop. This theory ordered or justify the dictatorship. This theory justify the dictatorship of the king. Full stop. The divine origin theory is mostly discredited by was mostly discredited by various thinkers as an origin of the state. As the origin of a state. But this theory has certain benefits. That is, this theory infuse discipline among the people and stimulated law abidiness among the people and stimulate law abidiness among the people, among the subjects. ठीक है, समझ में? तो कुछ इसका अच्छा भी है कि ये थोड़ा सा लोगों को बोलता है कि नहीं, लॉ को आपको मानना चाहिए और खराब नहीं कर सकते. ठीक है, समझ में? दैट इज द आपके डिवाइन ओरिजिन थ्योरी. नेक्स्ट है मैट्रियार्कल थ्योरी. और पैट्रियार्कल थ्योरी. मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल दोनों एक संगीत अलग अलग. मैट्रियार्कल एंड पैट्रियार्कल थ्योरी. मैट्रियार्कल एंड पहले मैट्रियार्कल लिख लेंगे फिर पैट्रियार्कल. अगर अलग अलग शायद नहीं आएगा आपको कभी ये. ठीक है, दोनों का एक ही है. एक कह रहा फीमेल, दूसरा कह रहा मेल. ठीक है, देखो. The matriarchal theory of origin of the state
The matriarchal theory of the origin of the state was supported by Morgan, was supported by Morgan, was supported by Morgan, comma, Edward Jenks, Edward Jenks, 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 and according to them, the primitive family was dominated by, and according to them, the primitive family was dominated by female and not the male. Dominated by female and not the male. And the dominance of male came into existence, and the dominance of male came into existence only when the institution of permanent marriage, only when the institution of permanent marriage, only when the institution of permanent marriage came into existence, came into existence. हाँ ऑन करो, एसी ऑन करो, ऐसे ऑन कर दे। अच्छा वही एसी ऑन करना होगा ना, ठीक है, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग दैट टाइम या ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, during ancient times, the property was owned by, during ancient times, the property was owned by female, property was owned by female, as female can have, as female can have multiple partners, as female can have multiple partners, as it has been studied in the, as it has been studied in the primitive society, as it has been studied in the primitive society, instead of permanent marriage, instead of permanent marriage, there was sex anarchy. Instead of permanent marriage, there was sex anarchy. There was sex anarchy, S-E-X, sex anarchy, N-A-N-A-R-C-H-Y, anarchy. And under that condition, it was the mother, rather than the father, it was the mother rather than the father was the head of the family, was the head of the family. Head of the family. And the kingship was established, and the kingship was established through the mother, and the kingship was established through the mother. And the kingship was established through the mother.
ठीक है, अब समझ रहे हो क्या बोला इसमें? फीमेल में या मैट्रियार्कल थ्योरी में क्या बोलता है कि जो एक्चुअली में जो हेड था फैमिली का वो मदर थी। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि परमानेंट मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये नहीं कि परमानेंट मैरिज या सिंगल मैरिज है जो भी है, चाहे पॉलीगैमी या मोनोगैमी, दैट इज डजंट मैटर, पर परमानेंट मैरिज था ही नहीं। जब परमानेंट मैरिज नहीं था तो फीमेल हैज सेक्स एनार्की, दे कैन हैव द मल्टीपल पार्टनर, और कोई मेल डोमिनेट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेट कर ही नहीं सकता। गेटिंग इट? इसके चलते जो फीमेल थी वो फैमिली की हेड थी और उसी से किंगशिप डिसाइड होता था। तो बच्चे हुआ करते थे फीमेल के, ना कि फादर के। आज क्या है, फादर के बच्चे होते हैं। समझ रहे हो? तो ड्यू टू दिस द मदर वाज द मेन रोल। जब मदर के चलते ही सोसाइटी या फैमिली बनती थी और वही कंट्रोल करती थी सारा कुछ। इट वाज द मैट्रियार्कल थ्योरी। बट धीरे 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 जब पैसा मतलब एसेट का क्रिएशन हुआ, मैरिजेस एक कन्फाइन होने लगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होने लगा, तो उसके चलते भी धीरे धीरे क्या हुआ, फीमेल का रोल खत्म होने लगा। ये परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट आया। इवन आपको मालूम होगा कि इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम हिंदुइज्म में जन्म जन्म का रिश्ता होता है, बट बहुत सारे, सिर्फ इस्लाम नहीं, बहुत सारे और भी रिलीजन में है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह का। तो कहने का अर्थ ये है कि ड्यू टू दैट इट वाज द मैट्रियार्कल थ्योरी। ठीक है, समझ में? ज्यादा कुछ में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं। लास्ट में लिख लो, द मैट्रियार्कल सिस्टम, द मैट्रियार्कल सिस्टम, the matriarchal system continued until the advent of the matriarchal system continued until the advent of the pastoral age, until the advent of the pastoral age, when the permanent marriage was introduced. Pastoral age, when the permanent marriage was introduced. Last, criticism of the matriarchal theory. Criticism of the matriarchal theory. Number one, the matriarchal theory is attacked. The matriarchal theory is attacked on various grounds. The matriarchal theory was attacked on various grounds. That is, the state was created by several factors. The state was created by several factors. Of which the family was one. The state was created by several factors of which the family was one. पहला, and उसी के अंदर लिखो and female cannot be credited for the full creation of the state. दूसरा, creation of state, हाँ second point, creation of state is not the origin of the family. Creation of the state is not the origin of the family. Hence, origin of the family and creation of the state is different. Hence,
origin of the family and creation of the state is different. And third, this theory is historically false. This theory is historically false. That the matriarchal system was the only system. This theory was historically false. That the matriarchal system was the only system during that time. Matriarchal system was the only system during that time. ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका बोलता है आपका मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। समझ में आया? चलिए आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। टुमारो विल कंप्लीट द थ्योरी ऑफ स्टेट। एनी डाउट टिल हियर किसी को?